Hello students, today we are going to have a knowledge of classification systems of chapter 2, that is biological classification for class 11 students, right? देखिए क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं कि जब ऑर्गेनिम्स का जब डाइवर्सिटी महसूस हुआ, जब ऑर्गेनिम्स के बारे में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिम्स मिलने लगे, तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत इसलिए महसूस होने लगी ताकि हम उनके बारे में प्रॉपर जान पाएँ, यानी उनकी कहाँ सिमिलरिटीज़ हैं, किससे डिसिमिलरिटीज़ हैं। तो ये सारी कोशिशें चलती रही इन ऑर्डर टू मेक सम कन्वीनियंस टू लर्न अबाउट देम, टू नो अबाउट देम, राइट। तो इस बारे में शुरुआत में काफ़ी कोशिशें होती रही नॉन साइंटिफिकली, लेकिन सबसे पहले जो थोड़ा सा साइंटिफिक जो एफर्ट हमें नज़र आए वो रिमार्केबल एफर्ट से एरिस्टोटल के। ओके, एरिस्टोटल ने क्या किया, प्लांट्स को और एनिमल्स को डिफरेंशिएट किया। प्लांट को उन्होंने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में डिवाइड किया, और एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड कर दिया कि जिनमें रेड ब्लड है और जिनमें रेड ब्लड नहीं है। ओके, तो ये एक बहुत इनिशियल स्टेज में बहुत प्रिमिटिव स्टेज का क्लासिफिकेशन था। बाद में फिर इसमें क्योंकि कई सारी दिक्कतें थी, उसके बाद फिर धीरे धीरे चलते चलते फिर और एफर्ट्स होते रहे। फिर लगातार टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया जो कार्लोस लिनियस के टाइम में था। उन्होंने क्या किया कि प्लांटी और एनिमेलिया, इन दो ब्रॉड कैटेगरीज में सारे ऑर्गेनिम्स को, सारे लिविंग बींग्स को डिवाइड कर दिया। यानी जितने भी तरीके के प्लांट्स हैं वो सारे प्लांटी किंगडम में आ गए, और जितने भी तरीके के एनिमल्स हैं वो सारे एनिमली किंगडम में आ गए। अब इस सिस्टम में इसमें भी काफ़ी कमियां थी, क्योंकि इससे यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर का कोई डिफरेंशिएशन नहीं पता चल रहा, इससे फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक का कोई डिफरेंशिएशन पता नहीं चल रहा, इससे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई फर्क नहीं पता चला। तो फाइनली इसको भी धीरे धीरे इनएडिक्वेट मान के रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में ई हेगल ने इसमें एक और किंगडम ऐड किया, उन्होंने जोड़ा प्रोटिस्टा। ओके, तो प्रोटिस्टा उन्होंने रखा बेसिकली जो यूनिसेल्युलर और यूकैरियोट्स थे, यानी प्रोटोजोन्स के लिए खासकर, और कुछ प्रिमिटिव टाइप के एल्गी या प्रिमिटिव टाइप के फंगी के लिए ये प्रोटिस्टा किंगडम उन्होंने तीसरा इसमें ऐड किया। ओके, फिर बाद में रॉबर्ट एच विटेकर ने, इन्होंने क्या किया, एक और चौथा किंगडम ऐड किया जो कि मोनेरा था। तो उन्होंने मोनेरा रखा बेसिकली इसके लिए जो जितने भी बैक्टीरिया थे, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे, वो सब उन्होंने मोनेरा में ऐड कर दिए। और फिर रॉबर्ट विटेकर ने ही बाद में फिर एक और फिफ्थ किंगडम इसमें ऐड किया कि जिसको नाम बोला गया फंगी। फंगी ये किंगडम था जिसमें उन्होंने सारे प्रकार के हेटेरोट्रॉफिक्स जो नॉन ग्रीन प्लांट्स थे उनको ऐड किया एक स्पेशल ग्रुप में। सो फाइनली द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड किंगडम सिस्टम जो बना वो बना फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, राइट। और ये दिया हुआ है रॉबर्ट एच विटेकर का। ओके, अब रॉबर्ट एच विटेकर ने ये जो क्लासिफिकेशन किया, ये जो अलग अलग 5 किंगडम्स दिए, ये हमारे कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए किया। अब वो क्राइटेरिया क्या थे वो आपके सामने है, हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले तो किस टाइप की सेल्स है, टाइप ऑफ सेल, यानी सेल्यूलर नेचर कैसा है। दूसरा, सेल वॉल की प्रेजेंस है या नहीं, राइट। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस की क्या पोजीशन है। और फिर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है। और लास्टली उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। ठीक है, तो इन 5 बेसिक क्राइटेरिया पे ये डिफरेंशिएशन अब हम समझेंगे कि इन 5 किंगडम्स में किस तरीके से ये डिफरेंशिएशन आया। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि मोनेरा इज द किंगडम वेयर ऑल द प्रोकैरियोट्स ऑब्वियसली यूनिसेल्युलर आर केप्ट। ठीक है, तो मोनेरा में सारे के सारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स हैं, जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो ऑब्वियसली यूनिसेल्युलर ही होंगे, वो हमारे इसमें इंक्लूड किए जाते हैं मोनेरा में। इसमें एग्जांपल के तौर पे बैक्टीरिया, ओके, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, ये इसमें आते हैं। और इसके बाद फाइनली जाके जब इसमें मॉडिफिकेशन हुआ थोड़ा सा, तो कार्ल हुस ने, WOESE, कार्ल हुस ने इस मोनेरा को भी फर्दर 2 सब किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें आर्ची बैक्टीरिया
और यू बैक्टीरिया उन्होंने ऐड किए। यानी बैक्टीरिया में भी जो प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया थे लेस डेवलप्ड और वो आर्ची बैक्टीरिया में इंक्लूड हुए, और जो वेल डेवलप्ड बैक्टीरिया थे वो यू बैक्टीरिया में उन्होंने क्लासिफाई किया फाइनली। तो मोनेरा हो गया प्रोकैरियोट्स के लिए और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए, स्पेशली बैक्टीरिया एंड इट्स टाइप्स, राइट। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हुए, जिसमें प्रोटोजोअन्स हैं सारे, और साथ ही साथ जो प्रिमिटिव एल्गी है और प्रिमिटिव फंगी है, ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक टाइप के हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फंगी पूरी तरीके से मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक नॉन ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है इसमें, ये फंगी इसमें आते हैं। देन प्लांटी में मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स जो कि क्लोरोफिल्ला से, जिनके अंदर क्लोरोफिल्ला फोटोसिंथेटिक जो होते हैं वो, और फाइनली एनिमेलिया में प्रोटोजोन्स को और बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी जितने भी पोरीफेरा से लेके और मैमल्स तक जितने भी एनिमल्स हैं दे आर ऑल इंक्लूडेड अंडर एनिमेलिया के अंदर। So let us see one by one this entire difference. Okay. मोनेरा, मोनेरा में सेल की टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल्स। ओके, देखिए सेल वॉल नॉन सेलुलर, यानी यहाँ पर सेल वॉल नहीं पाई जाती क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में आप जानते हैं कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की सेल्स होती हैं, बहुत ही लेस डेवलप्ड पुअरली डेवलप्ड सेल्स हैं, तो बेसिकली यहाँ सेल वॉल नहीं पाई जाती क्योंकि ये बेसिकली बैक्टीरिया इसमें इंक्लूडेड है। ओके, देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड होता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, और इंसिपिएंट न्यूक्लियस का मतलब यह है कि उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें डेवलप नहीं होती, तो दैट इज इन केस ऑफ न्यूक्लियोइड, राइट। तो न्यूक्लियोइड होने की वजह से यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है बिकॉज इट हैज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, राइट। Then body organization, because they are prokaryotic unicellular, so body organization is also cellular grade of body organization. Okay. Then mode of nutrition is of both autotrophic as well as heterotrophic, because in this category this bacteria have a variation in mode of nutrition. Some of them are autotrophic, which make their food from chemicals also, they are called as chemosynthetic, and those who make their food from sunlight and chlorophyll, they are named as photosynthetic. And there are some of them are heterotrophic also, some like saprotrophic. Saprotrophic means those who obtain food from dead and decaying material, and parasites also, those who get their food from the living hosts. Okay, so बैक्टीरिया के केस में मोड ऑफ न्यूट्रिशन वेरिएबल है, जिसमें आपको ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स दोनों मिलते हैं देखने को। ऑटोट्रॉफिक में भी दोनों कैटेगरीज हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, और हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोट्रॉफ्स भी हैं और पैरासाइट्स भी हैं, राइट। तो ये तो हुई बात मोनेरन्स की। अब आते हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा क्योंकि अब यहाँ पर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो प्रोटिस्टा में सेल का टाइप हो गया यूकैरियोट्स। ओके, देन सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, यहाँ लिखा हुआ है सेल वॉल किसी किसी में कहीं कहीं होती है। अब यानी जो प्रोटोजोन्स हैं वो तो एनिमल सेल है, वहाँ सेल वॉल नहीं होगी, लेकिन जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो इसमें कुछ प्रिमिटिव एल्गी, कुछ प्रिमिटिव फंगी भी इंक्लूडेड है, तो उस केस में वहाँ सेल वॉल पाई जाएगी, राइट। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल्स हो गए तो इसलिए इनके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, तो इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी, प्रेजेंट होगी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका भी सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये भी यूनिसेलुलर ही है, राइट। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस केस में हमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों मिलता है देखने को, लेकिन ऑटोट्रॉफ्स में ज्यादातर फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं थर्ड फंगी किंगडम की। फंगी में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है ये, तो सेल का टाइप यूकैरियोटिक सेल हो गया। अब सेल वॉल प्रेजेंट है लेकिन विदाउट सेल्यूलोज, क्योंकि आप जानते हैं फंगस में जो सेल वॉल है दैट इज मेनली कंपोज ऑफ काइटिन, तो फंगी की सेल के केस में सेल वॉल आपकी सेल्यूलोज की नहीं होती बल्कि काइटिन की होती है ज्यादातर, इसीलिए लिखा है सेल वॉल प्रेजेंट तो है लेकिन सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं होती, इट इज मेड ऑफ काइटिन। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
अब क्योंकि मैंने अभी बताया मल्टी सेलुलर है तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर है ये, लेकिन कुछ हद तक टिश्यूज जो है वो लूज टिश्यू है, यानी टिश्यूज की हम कह सकते हैं इनिशिएशन हो चुका होता है, शुरुआत हो चुकी होती है, बट दे आर नॉट एक्चुअली वेल डेवलप्ड टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब सारे फंगी जो है आपको मालूम है दे आर ऑल हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर, दे आर नॉन क्लोरोफिलस, दे कैन नेवर डिपेंड, दे कैन नेवर मेक देयर ओन फूड देमसेल्व्स. सो फंगी हैव ओनली हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज आइदर दे आर सैप्रोफाइट्स और दे आर पैरासाइट्स. ठीक है, चाहे तो ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिम्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे अपना फूड ऑब्टेन करने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा मशरूम एगेरिकस है, मशरूम है, ये जो डेड और डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड ऑब्टेन करते रहते हैं, और पैरासाइट्स भी हैं. ओके, नेक्स्ट अब आता है बात प्लैंटिक की. प्लैंटिक क्योंकि ये भी मल्टी सेलुलर यूकेरियोट से चलेंगे तो यूकेरियोटिक सेल यहाँ भी है, और क्योंकि ये प्लांट्स हैं टोटली सभी प्रकार के प्लांट्स इसमें इंक्लूडेड है एक्सेप्ट इनिशियल प्रिमिटिव फंगी एंड एल्गी. सो दिस हैव ऑलवेज सेल वॉल, इसमें लिखा है सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है बिकॉज दे आर प्लांट सेल्स, राइट. तो प्लांटिंग में सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि यूकेरियोटिक हो गए, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाई जाएगी. एंड देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. अब इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन भी है और ऑर्गन ग्रेड का ऑर्गेनाइजेशन भी है, यानी आप जानते हैं कि जो प्लांट्स के डिफरेंट डिविजन्स होते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, उस केस में स्टार्टिंग में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनता है, और बाद में जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं लाइक जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, they have some organ grade of organization also, right. Next, they have only autotrophic mode of nutrition because they are mostly green plants. So green plants have a tendency to make food through photosynthesis, so they are photosynthetic autotrophs, right. चलिए नेक्स्ट आते हैं एनिमेलिया पे. एनिमेलिया में यूकैरियोटिक सेल्स हैं, we know very well. Now cell wall, because they have animal cells, so cell wall will be absent here. No cell wall is found in animal cells, right. Then nuclear membrane, it is also well developed, nuclear membrane will be present. And body organization is of variable type, that is tissue grade of organization is also there, organ grade of organization is also there, and organ system grade of organization is also there, because in this animalia the animals from porifera to mammals, these all are included, because as we have come to know that here up to protozoans were included. तो आफ्टर प्रोटोजोन्स पोरिफेरा यानी स्पंजेस से लेके और मैमल्स तक सारे एनिमलिया इसमें आते हैं, सारे एनिमल्स इसमें इंक्लूडेड है. तो इसीलिए इनके अंदर अलग अलग लेवल्स पे टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ग्रेड, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी पाया जाएगा. ओके, और ये हम लोग जानते हैं कि सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, दे आर ऑल आर डिपेंडेंट ऑन other organisms to fulfill their food requirement. So animalia is having only one grade of organization, one mode of nutrition, sorry, this is called as heterotrophic nature. And in heterotrophs they are either saprophytes or parasites or holozoic nutrition. Holozoic nutrition means to inhale a complete food, solid food, to intake solid food, and this holozoic nutrition is carried out in 5 steps, that is ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay, so these 5 steps are included under this holozoic nutrition, which is a advanced technique of eating or having nutrition. So this is all about our topic of chapter 2nd for class 11 students, and in next video we will see some other topics. Till then, take care of yourself, stay home, stay safe, keep watching videos and keep studying honestly. Thank you, God bless you.